अगर कोई भी पेशेंट है हु इज अंडरगोइंग सम मेंटल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, पहले किसको अप्रोच करेगा? साइकोलॉजिस्ट को करेगा या साइकियाट्रिस्ट को करेगा? As far as the work of psychiatrists and psychologists are concerned, basically both of them are mental health professionals. जो psychologists होते हैं, they take part in psychiatric testing and psychology testing. Psychologists predominantly therapy करते हैं, which is called psychotherapy. और psychiatrists भी therapy करते हैं, लेकिन psychiatrists predominantly medicine prescribe कर सकते हैं. हर सोसाइटी के हर पार्ट में ये है अभी भी स्टिग्मा रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स and ignorance about mental health. Thankfully, because of great research in last 20-30 years, we can say confidently that we can treat any mental health disorder without any restriction. मतलब जैसे बुखार को ठीक किया जा सकता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को अब ठीक किया, नॉर्मलाइज कर दिया, थैंक्स टू ट्रीटमेंट. सोसाइटी के बहुत सारे स्ट्रक्चर जो रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनजीओस, ठीक है, वो लोग उतना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं इस बारे में करने के लिए जितना उनको करना चाहिए. और उसके ऊपर प्रॉब्लम है दिस फॉल्स ट्रीटमेंट्स, द फॉल्स प्रोफेशनल्स, द सूडो प्रोफेशनल्स, ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, कि मेरा फेथ है या इन माता जी के पास जाऊंगा या उनके पास जाऊंगा या ये मैं पूजा करवा लूंगा तो ये बीमारी चली जाएगी. और उसकी वजह से लोग बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं. आपने कहा कि डिप्रेशन ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है बोलने में? ये बीमारी ऐसी है जैसे किसी को स्पेक्स लगना, किसी को चश्मा लगना, ठीक है. अगर बोलेंगे से हिचकिचाएंगे नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि डिप्रेशन एक बड़ा बीमार होता है, पता नहीं क्या हुआ है. तो इस टर्म से कोई घबराने की जरूरत नहीं है. स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बीमारियां कॉमन है. व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, इसको मैनेज कैसे करा जाए? आपकी व्यूअर्स की मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा. क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश ठाकुर. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित, हु इज अ साइकियाट्रिस्ट. ही इज बीन इन द मेडिकल फील्ड फॉर अबाउट 10-12 years. बहुत सारा एक्सपीरियंस है. सी यू इन द पॉडकास्ट. What is the difference between a psychiatrist and a psychologist? बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, और पेशेंट्स को भी कंफ्यूजन रहता है, और इवन प्रोफेशनल्स को भी कंफ्यूजन रहता है. बहुत सारे डॉक्टर्स को इनफैक्ट कंफ्यूजन रहता है कि किसका क्या काम है और किसको एग्जैक्ट रेफरल करना है और किसका पेशेंट किसको देखना है, कौन किसको बेस्ट हेल्प कर पाएगा. जो इंडिया में प्रोटोकॉल है, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, मतलब पहले एमबीबीएस करना पड़ता है, अंडर ग्रेजुएशन. उसके बाद आपको एमडी साइकियाट्री की डिग्री करनी पड़ती है जी. ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम से होते हैं. एनईईटी एग्जाम बोलते हैं, एनईटी ग्रेजुएशन और एनईईटी पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे एनईईटी पीजी और एनईईटी यूजी. जो उसके अलावा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट आते हैं और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स आते हैं. साइकोलॉजिस्ट आप ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएशन आपकी बीए भी हो सकती है, बीएससी भी हो सकती है, उसके बाद मास्टर्स, एमए या एमएससी, उसके बाद आपको एक एमफिल डिग्री करनी पड़ती है साइकोलॉजिस्ट. हाँ, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए. तो ये एमबीबीएस नहीं करनी पड़ती है? एमबीबीएस नहीं करनी पड़ती है साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए. एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जी. बट वो प्रेफरेबली आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होने चाहिए, तभी आप साइकोलॉजिस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं आरसीआई में, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. जैसे डॉक्टर्स के लिए होती है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट के लिए होती है आरसीआई. वो साइकोलॉजिस्ट के लिए भी होती है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी होती है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स के लिए भी होती है. तो वो प्रोसेस होता है. आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो करंट रूल्स है इंडिया में. इसी तरह एक और डिग्री होती है साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स जी. इंडियन लॉज के हिसाब से 3 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं: साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स और साइकियाट्रिक नर्सिंग आल्सो. सो देयर आर 4. राइट. साइकियाट्रिक सोशल वर्क इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, लेकिन उसका प्रोसेस भी क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरह ही है, बीए या बीएससी, एमए या एमएससी, देन एमफिल साइकियाट्रिक सोशल वर्क from RCI recognized institute. RCI is Rehabilitation Council of India. As far as the work of psychiatrists and psychologists are concerned, basically both of them are mental health professionals. So our duty is to help mental health professionals to help patients with mental health problems and people with mental problems. सभी patients नहीं होते. But sir, who do you refer first? Do you अगर कोई भी patient है who's undergoing some mental problems and all that, वो पहले किसको अप्रोच करेगा? साइकोलॉजिस्ट को करेगा या साइकियाट्रिस्ट को करेगा? इट डिपेंड्स. मतलब ऐसा अप्रोच करने की बात नहीं है. अप्रोच आप किसी को भी कर सकते हैं, बट देन इट इज द ड्यूटी ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, दैट इज साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, टू रेफर द पेशेंट फॉर राइट हेल्प. एज ए पेशेंट या इवन एज ए पर्सन, किसी को माइल्ड भी कोई प्रॉब्लम है, जिसको डिसऑर्डर नहीं है, जो पेशेंट नहीं है, वो किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकता है. बट उसके बाद हम लोग को सही गाइड करना पड़ेगा आफ्टर असेसिंग द पेशेंट. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे
टेक पार्ट इन साइकेट्रिक टेस्टिंग एंड साइकोलॉजी टेस्टिंग. मतलब कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल क्या है, या उसका अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसका लेवल कितना है. वो टेस्टिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं और साइकेट्रिस्ट भी कर सकते हैं. उसके बाद साइकोलॉजिस्ट प्रिडोमिनेटली थेरेपी करते हैं विच इज कॉल्ड साइकोथेरेपी. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी डिपेंडिंग ऑन की प्रॉब्लम कौन सी है, बीमारी कौन सी है, डिसऑर्डर कौन सा है. और साइकेट्रिस्ट भी थेरेपी करते हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट प्रिडोमिनेटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. जो भी डिपेंडिंग ऑन की डिसऑर्डर क्या है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. करंट लॉज जो इंडिया में है उसके हिसाब से साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट दे डू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और प्रोवाइडिंग मेडिसिन साइकेट्रिस्ट रेकमेंड कर सकते हैं. बिकॉज साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. डॉक्टर्स टर्म इतना ठीक नहीं है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी डॉक्टर टर्म अचीव कर सकते हैं आफ्टर डूइंग पीएचडी. तो वो एमफिल के बाद पीएचडी कर सकते हैं, जिसके बाद दे विल हैव दिस डॉक्टरेट. बट वो प्रीडोमिनेंट यूज आता है टीचिंग में. मान लो कि आप साइकोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो देन यू नीड टू हैव पीएचडी अदर देन एमफिल. ओके, देन यू विल हैव दैट टर्म ऑफ डॉक्टरेट. अगर वो टर्म की कुछ इंपॉर्टेंस है तो, बट ऐसा कुछ है नहीं जी. और आप साइकोलॉजिस्ट को टीच कर सकते हैं उन इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे साइकोलॉजी की टीचिंग होती है, जहाँ पे एमफिल होती है. तो वो पीएचडी के बाद डॉक्टर बन जाते हैं. बट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन, दैट इज मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, साइकेट्रिस्ट करते हैं. थेरेपी बोथ साइकेट्रिस्ट कैन डू and the psychologist can do, which is called psychotherapy and counseling also. और उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट प्रीडोमिनेंटली टेस्टिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं. राइट. और एज फार एज पेशेंट किसको दिखाना है, वो पेशेंट किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकता है. इट्स अप टू हिम, बट वी ऑल आर हियर टू हेल्प द पेशेंट और हेल्प द पर्सन और हेल्प द ह्यूमन बीइंग. उसके बाद डिसीजन साइकोलॉजिस्ट का होता है और साइकेट्रिस्ट का होता है कि हु इज द राइट पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प दैट पेशेंट नीड्स. करेक्ट. अगर साइकोलॉजिस्ट को लगता है या साइकेट्रिस्ट को लगता है कि आई एम द बेस्ट पर्सन, तो देन ही हैव टू ट्रीट हिम और हर. अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे और किसी की भी हेल्प चाहिए, कि मेरे को अगर मान लो मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मेरे पास पेशेंट आया, अगर मुझे लगता है कि नहीं इनको साइकोलॉजिस्ट भी हेल्प कर सकते हैं, तो मैं उनको रेफर कर देता हूँ. बहुत बार दोनों हेल्प चाहिए होती है. बहुत बार साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैव टू कोलैबोरेट. इवन साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर हैव टू कोलैबोरेट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ द. अभी जैसे सोसाइटल नॉर्म्स हमारे यहाँ हैं, इसके नीचे मतलब काफी रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ही स्टिग्मा रहता है इन द सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दैट. दे टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव वे कि मतलब हमारे पास इशू है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. आपके प्रोफेशनल करियर में आपके पास ऐसे लोग आते हैं जिनको लगता है कि हमारे पे हमको स्टिग्मा है इस चीज़ का और उसको ओवरकम कैसे करें. अगर इशू है तो बेझिझक जिसको बोलते हैं वो कंसल्टेशन लेने आए आपसे. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू. Of course, yes, of course. Day in, day out. The ignorance about mental health and the stigma issue is still very, very highly prevalent. And the unfortunate thing is कि ये सिर्फ मतलब lower socio-economic status या middle socio-economic status में नहीं है. In fact, it is high and upper socio-economic status. अच्छा. Rather, I will say कि हर society के हर part में ये है अभी भी stigma regarding mental health problems and ignorance about mental health. Why do you think that is the issue, sir? It starts from way back from हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. जब मतलब बीमारियां पता लगनी शुरू हुई थी, जब रिसर्च होनी शुरू हुई थी, तो प्रीडोमिनेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम साइकोसिस थी, दैट इज मानसिक मार, जिसको मतलब अगर सिंपल में बोले तो एक पागलपन तरह का. हम ऑल्दो वैसे हम इस टर्म को अब ज्यादा यूज नहीं करते हैं. बहुत लेट तक इन बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं निकला था. तो उस समय पे क्या किया गया था कि इन पेशेंट्स को रिस्ट्रेन किया गया था, 4 दिन में बंद किया गया था, आइसोलेट किया गया था. तो तब वो स्टिग्मा शुरू हुआ क्योंकि तब इलाज नहीं थे, क्योंकि उनको आइसोलेट कर दिया जाता था सोसाइटी से, फैमिली से. तो जो लोग थे आसपास के, जो ठीक लोग थे, तब बीमारियां जिनको नहीं थी, उनको लगा कि ये तो हमसे आइसोलेटेड है, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, इनको अगर ऐसा हो गया तो मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाएगी, मैं एक अलग इंसान बन जाऊंगा. बट देन ट्रीटमेंट्स केम इन लेट 1960s, 1970s. And the treatments keep on improving. Thankfully, because of great research in last 20-30 years, we can say confidently that we can treat any mental health disorder without any restrictions.
मतलब जैसे बुखार को ट्रीट किया जा सकता है, जैसे किसी पेट के इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है, गला खराब है उसको ट्रीट किया जा सकता है, वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम्स को अब ठीक किया, नॉर्मलाइज कर दिया थैंक्स टू ट्रीटमेंट्स। बट अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मा अभी भी बहुत ज्यादा है और हर सोसाइटी में, एंड दिस इज एक्चुअली अ फेलियर, दिस इज अ फेलियर ऑफ स्टेक होल्डर्स, फेलियर ऑफ सिस्टम, फेलियर ऑफ मेंटल हेल्थ फ्रेटर्निटी। हम लोग का भी फेलियर है। हम लोगों ने इतना कुछ अचीव कर लिया है, हमारी सोसाइटीज हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेस रेगुलर होती हैं, हम लोग स्टिग्मा रिमूव करने के लिए कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वी हैव लॉट ऑफ से ब्रांडिंग, हम लोग को रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट हम लोगों ने एज ए फ्रेटर्निटी से इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है साइकेट्रिस्ट के लिए इंडिया में, तो एज फार एज आई नो दे हैव नॉट डन एनीथिंग ग्रेट टू रिमूव दिस स्टिग्मा, नॉर द गवर्नमेंट्स nor the common. Why is that so? Because it's a failure. It's lack of motivation. It's lack of initiative on the part of the fraternity, part of government, part of community, and part of society. सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, जो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनजीओस, ठीक है, वो लोग उतना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं स्टिग्मा रिमूव करने के लिए जितना उनको करना चाहिए। और उसके ऊपर प्रॉब्लम है दिस फॉल्स ट्रीटमेंट्स, द फॉल्स प्रोफेशनल्स, द सूडो प्रोफेशनल्स से फेथ हीलर्स। ठीक है, अभी भी हमारे स्टेट में मेरे पास पेशेंट्स जो आते हैं वो 2-2 साल बीमार रह के 2-2 साल फेथ हीलिंग करवा के। What is faith healing? फेथ हीलिंग इज ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, कि मेरा फेथ है कि मेरी ये बीमारी जो है एक माता की वजह से हुई है, या एक किसी बाबा जी के वजह से हुई है, या मैंने कुछ गलत किया उस वजह से हुई है, और मैं बाबा जी के पास जाऊंगा या इन माता जी के पास जाऊंगा या उनके पास जाऊंगा या ये कर मैं पूजा करवा लूंगा तो ये बीमारी चली जाएगी। और उसकी वजह से लोग बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत हाईली प्रेवलेंट है, क्योंकि इग्नोरेंस है, हमें पता नहीं है, हमारे लोगों को, हमारी पॉपुलेशन को बहुत हद तक पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम एक बीमारी है जिसको आसानी से ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। तो इस वजह से लोग बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट लेते नहीं है। तो दैट इज वाई जो पेशेंट्स कभी कभी हमारे पास आते हैं वो 2-2 साल से बीमार होते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 साल से बीमार होते हैं, पर तब तक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। और उनको लगता है कि ये बीमारी है ही नहीं, उनके घर वालों को लगता है कि बीमारी है ही नहीं, ये तो मतलब कुछ जादू टोना हो गया या कुछ हो गया, तो वो लोग ट्रीटमेंट सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। एग्जैक्टली, फेथ हीलिंग, मतलब मेरा फेथ है उसमें ये बीमारी नहीं है और मैं फेथ हीलिंग करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इस वजह से भी लोग ट्रीटमेंट बहुत लेट आते हैं हमारे पास, तो तब तक बीमारी प्रोग्रेस कर चुकी होती है और उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं जितना अच्छे आ सकते थे। थैंकफुली थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड रिसेंटली, आई मस्ट से। वी मस्ट थैंक टू पीपल हु हैव कम आउट विद देयर मेंटल प्रॉब्लम्स, लाइक एक्टर्स, लाइक सेलिब्रिटीज जो बताते हैं कि मेरे को मेंटल प्रॉब्लम है। क्रिएट एन अवेयरनेस, एब्सोल्युटली ग्रेट रोल प्लेड बाय पीपल लाइक दीपिका पादुकोण हु हैज कम आउट कि मेरे को प्रॉब्लम थी, मेंटल प्रॉब्लम थी और मैंने ट्रीटमेंट दिया, मैं बेहतर हूँ। करण जौहर एंड रिसेंटली हनी सिंह, तो उन्होंने आया बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने मेडिसिन दी, मैंने ट्रीटमेंट दिया, मैं बेटर हूँ, देखो। सो दे हैव प्लेड मच लार्जर रोल देन actually the people who should be playing the role. On the fraternities part, so what do you think that they can do? क्या solution है? Of course कुछ तो करना होगा ना, कि लोग ट्रीटमेंट ले ही भी रहे हैं बहुत लेट तक, या ऐसी जगह पे ट्रीटमेंट लेने जाओ उनको नहीं लेना चाहिए। There are ways to sort this out. We have to go to the community rather than wait for community to come to us. ठीक है, we have to there are means, media means है, जैसे this is a mean, जैसे मैं awareness फैला रहा हूँ, so all of us individually and collectively need to do this. As we speak, we know there's a big conference going on, national conference ODS, Indian Psychiatric Society. It is taking place in Hyderabad, I guess. Okay, right. So rather than doing big conferences, I'm not against conference. Conference is a mean of sharing knowledge, sharing scientific knowledge, which is very important. But rather than doing that big thing and doing so many conferences, we should be doing more by going to the community collectively and spreading awareness about mental problems, कि ये ऐसे ऐसे बीमारियां हैं और ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं और इनको आसानी से ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल हल्के से ट्रीटमेंट से, और ट्रीटमेंट का कोई इतना साइड इफेक्ट भी नहीं होता, हार्डली एनी साइड इफेक्ट, थैंक्स टू ग्रेट रिसर्च which has been done throughout the world, especially in West. We have very good treatments. We are very confident कि most of the health problems बहुत easily, बहुत minimal expenses से और minimal treatment से ठीक करी जा सकती हैं।
जैसे हम कोई पेशेंट आया आपके पास एंड उसने बोला कि मेरे को ऐसे इशू है, मेरे को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक ऐसा टर्म है, बहुत ही नेगेटिवली यूज होता है और लोगों को उसकी सिग्निफिकेंस पता नहीं होती कि कितनी सीरियस है। हम कैजुअली भी काफी बार बोल देते हैं कि वो डिप्रेशन में चले गया है, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो सर, जो जिनको एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है, उसका रूट कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अ डिजीज लाइक डिप्रेशन? एक है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, बीमारियां, जैसे डिप्रेशन, जैसे एंजाइटी, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, मतलब कोई नशे का बीमार। और दूसरी मेजर मेंटल प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है बेसिक डे टू डे स्ट्रेस, जो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मेंटल बीमारियां कि वो एक्चुअली होती कैसे हैं। आपने कहा कि डिप्रेशन ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है बोलने में? अगर मान लो कि किसी का पेट खराब है तो उसको इसका डायरिया है, या किसी का फ्रैक्चर हुआ है, उसको मतलब उसकी हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है, हम बोलते नहीं है। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन है ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी मेरा मतलब ये था कि जरूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन में हो या फिर थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा हो, तो हम वैसे ही बहुत ही कैजुअली, मेरा मतलब बस वो था कि हम कैजुअली यूज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बीमारी ऐसी है जैसे किसी को स्पेक्स लगना, किसी को चश्मा लगना। ठीक है, अगर बोलेंगे से हिचकिचाएंगे नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि डिप्रेशन एक बड़ा बीमार होता है, पता नहीं क्या हुआ है, तो फिर वो मतलब जो जिसको एक्चुअली में है वो बाहर कैसे आएगा जी? तो इस टर्म से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बीमारियां कॉमन है। और ऐसा नहीं कि किसी को मान लो कि डिप्रेशन, तो उसको मतलब बोल के कह दिए कि गलत हो जाएगा या उसको गलत फील होगा, ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जैसे किसी का कोई भी बीमारी है, किसी को बुखार है, किसी को वायरल हुआ है, वैसे ही तो बीमार है ये भी। किसी को चश्मा लगा, मायोपिया हुआ है, वैसे ही तो बीमार है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये होती कैसे, इनका कारण क्या होता है? क्या इनका कारण स्ट्रेस होता है? कुछ हद तक यस, बट अगर मैं डीपली बताऊं तो दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रीडोमिनेटली। कहने का मतलब कि हमारे ब्रेन के जो सेल्स बनते हैं, हमारे ब्रेन में जो कण बनते हैं, वो कुछ केमिकल्स कंट्रोल करते हैं, उनको हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। जीन्स के बनते टाइम कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे चांस रहता है कि इस इंसान को बाद में डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद अगर कोई स्ट्रेस आए फ्यूचर में जाके, या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम आए, तो वो ट्रिगर कर जाता है और बीमारी बन के बाहर आ जाती है। तो देयर आर टू थिंग्स, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसका मतलब कि जन्म के समय ही कभी कभी कुछ ब्रेन के केमिकल उतने अच्छे से नहीं बनते हैं, थोड़े कम या ज्यादा बनते हैं, जिस कारण एक इंसान प्रोन हो जाता है, प्रीडिस्पोज हो जाता है बाद में मानसिक बीमार होने का। अच्छा। और उसके बाद जब स्ट्रेस आता है तो वह बीमारी पूरी बन जाती है। ये तो एक तरह का बीमारियां होगी। लगभग साइकेट्रिक बीमारियां ऐसी होती हैं कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब जन्म से ही कुछ केमिकल ब्रेन के उतने अच्छे ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, पेरेंट टू चाइल्ड, ऐसे भी होता है या नहीं होता है? बहुत कम रिस्क है। अच्छा। बहुत कम रिस्क है, मतलब जितनी प्रेवलेंट जनरल पॉपुलेशन में है जी, उतनी ही प्रेवलेंट उन पेरेंट्स के प्रेवलेंस है, उन पेरेंट्स के बच्चों में जिन पेरेंट्स को बीमारी है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क जनरल पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि जीन्स का रोल तो है, लेकिन बहुत सारी जीन्स नहीं भी बनती हैं बर्थ के टाइम पे, जो ना माता से आती है ना पिता से आती है, बल्कि दोनों की कंबाइन होकर बनती हैं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम उन जीन्स में होती है। लेकिन ऐसा सोचना कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को होगा ही होगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। कुछ रिस्क, हल्का सा रिस्क जरूर ज्यादा है अगर पेरेंट्स को है तो, लेकिन बहुत कम रिस्क है वो। प्रीडोमिनेटली जिसको होना है, जिसके पेरेंट्स को है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत कम चांस है कि पेरेंट्स को होने से बच्चों को होगा ही होगा, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क नहीं है। रिलेटिव रिस्क एंड एब्सोल्यूट रिस्क दो टर्म्स होते हैं। एब्सोल्यूट रिस्क इज वेरी लो। इसका मतलब एक्चुअल में ऐसी बात घबराने की बिल्कुल भी नहीं है कि पेरेंट्स से बच्चों को आएगा। पर स्टिल बीमारी प्रीडोमिनेटली जेनेटिक है, और बाद में जब स्ट्रेस आता है, जिसको ठीक से हैंडल नहीं किया जाता, जिसको मैनेज नहीं किया जाता, तो वो यूजुअली ट्रिगर कर देता है और बीमारी आ जाती है। तो देयर आर टू फैक्टर्स, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, हम कहते हैं। मतलब बेसिक जीन्स, जो बेसिक दिमाग के केमिकल्स जो बने हैं जन्म के टाइम पे, उसके बाद हम लोगों ने, हमारा इन्वायरमेंट कैसे है, हम स्ट्रेस कैसे हैंडल कर रहे हैं, हमारी फंक्शनिंग कैसे है, उन सब बातों पर निर्भर करता है। तो फिर बीमारी बाहर आती है। ये तो हम बीमारियों की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ है कि डे टू डे स्ट्रेस, ठीक है, वो भी एक मेंटल प्रॉब्लम में काउंट आता है। रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है, यंग ये टीनेज इश्यूज, वुमेन मेंटल हेल्थ, ये सब इश्यूज अलग से हैं। वो जरूरी नहीं है कि बीमारी का लेवल अचीव करें, बट उनको भी हेल्प की कभी कभी जरूरत पड़ती है। मेडिकेशन उस टाइम पे भी मेडिकेशन रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स या नहीं? अगर जो बेसिक स्ट्रेस प्रॉब्लम है उनमें मेडिकेशन की यूजुअली जरूरत नहीं होती है।
जो मेडिकेशन अप्रूव है, जो एफडी अप्रूव देता है, वो सिर्फ जब बीमारी डायग्नोस हो जाती है। बीमारी हम डायग्नोस करते हैं बेसिस ऑफ गुड इंटरव्यू और कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके बेस पे बीमारी डायग्नोस करते हैं, या कुछ साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, तो उन्हीं बेस पे बीमारी डायग्नोस होती है और वो तभी दवाई दी जा सकती है जब बीमारी है। तो ऐसे बेसिक यूजुअली बेसिक डे टू डे स्ट्रेस प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर ये जो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, इसको मैनेज कैसे करा जाए, हाउ टू, क्योंकि बहुत ही कॉमन है आजकल। सो इट्स अगेन ए बिग डिटेल टॉपिक कि मतलब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्यों होता है और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। बट आपके व्यूअर्स के लिए मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा, स्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल इमोशन है। उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस, दैट इज गुड स्ट्रेस, ठीक है, गुड स्ट्रेस, हाँ, यू स्ट्रेस बोलते हैं। यू स्ट्रेस, सो मतलब स्ट्रेस तो सबको होगा ही होगा। एवरीबॉडी हैज टू ग्रो, एवरीबॉडी हैज टू अर्न ए लिविंग। सबको मतलब अपना कैरियर देखना है, अपनी फैमिली देखनी है, और लाइफ का कोई ना कोई स्ट्रेस आएगा। ऐसे मतलब स्ट्रेस कैन बी फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड। कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और फिजिकल बीमारी हो सकती है जो भी स्ट्रेस देगी, और या फिर जैसे आपने बताया कि हेक्टिक शेड्यूल्स, डिफिकल्ट वर्क टाइमिंग्स, और बेसिक कारण से स्ट्रेस किए हैं जो हम लोग को पता है। कुछ स्ट्रेस के कारण तो नहीं हटाए जा सकते, जैसे कि मतलब आपको काम तो करना ही है, ठीक है, आपको टाइम पे तो उठना ही है, आपको ऑफिस तो जाना ही है, आपको अपने टारगेट्स अचीव करने ही है जो आपके कंपनी के हैं या जो भी हैं। बट कुछ स्ट्रेस हम एज अ सोसाइटी इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक इज ए रीजन फॉर स्ट्रेस, ठीक है, तो दैट पॉलिसी मेकर हैज टू वर्क टुवर्ड्स इट। डस्ट इज अ रीजन फॉर स्ट्रेस, पुअर एनवायरमेंट, पोल्यूशन इज अ रीजन फॉर स्ट्रेस। तो ये चीजें मतलब हम धीरे धीरे एक कंट्री ग्रो करेंगे तो हम बेटर मैनेज करना चाहिए, हमें हम लोग इस पे वर्क करना चाहिए। अब स्ट्रेस को हम बेसिकली क्या मैनेज करना है, फ्रेंकली सेइंग देयर इज नो मैजिक सोल्यूशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ स्ट्रेस तो आएगा व्हिच इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। लेकिन जो एक्सेसिव स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए कुछ बेसिक तरीके हैं। मैं आपके व्यूअर्स के लिए बेसिक चीजें बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव ए हेल्दी लाइफस्टाइल, डू नॉट इग्नोर योर स्लीप, हैव ए बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब आपको अपने दिन को डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए, अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करना आना चाहिए, जिससे कि आप अपना काम भी मैनेज कर सके और आपके पास अपने लिए भी टाइम हो। सो माय एडवाइस इज हैव गुड 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, 8 to 9 hours ऑफ वर्क, देन 6 to 7 hours ऑफ डे कोर एंड लेजर एक्टिविटी। मतलब जो आपको डे कोर जो काम करना है और कुछ टाइम आपके पास अपने लिए भी होना चाहिए। सब लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मेंटल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जिसमें मतलब आप अपने वर्क को, कभी कभी इजी नहीं होता है, लेकिन देन यू हैव टू से टू हैव ए बेटर मेंटल हेल्थ, कट डाउन, और मे बी यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। समटाइम्स यू हैव टू सैक्रिफाइस से मैं अपना प्रमोशन सैक्रिफाइस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा काम नहीं लेना है, करेक्ट, से मैं एक्सेसिव अर्निंग सेक्रीफाइस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है। ऐसा हम फिजिकल हेल्थ के लिए भी करते हैं, ठीक है, हम लोग रनिंग करने के लिए आधा घंटा निकाल रहे हैं और आधा घंटा कम काम कर रहे हैं क्योंकि मेरे को अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है। हम जिम जा रहे हैं क्योंकि मेरे को अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट इज वर्क लाइफ बैलेंस, हैव गुड डे शेड्यूल, हैव प्रॉपर हेल्दी मील्स, इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, इंक्लूड सैलड्स, इंक्लूड फ्रूट्स, प्रॉपर स्लीप, अवॉइड सब्सटेंसेस ऑफ अब्यूज, कोई मतलब नशे वाली चीजें दूर रहना चाहिए, और लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ थिंग, ठीक है। देन इट इज अ डिफिकल्ट कॉग्निटिव लेवल, मेरे को यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा कि आपको मतलब हर छोटी चीज को कैसे हैंडल करना है, उसका अप्रोच बेटर देना पड़ता है। जो चीज लग रहा है हमें इतनी स्ट्रेसफुल है, वो हो सकता है ब्रॉडर टर्म में, लॉन्गर टर्म में आपकी लाइफ में कुछ मेजर इंटरफेयर ना करे, तो उसको लर्न करना पड़ता है धीरे धीरे कि इस चीज को कैसे मेरे को इग्नोर करना है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जब मेजर स्ट्रेस आएगा तब भी आपको उसको इग्नोर करना। वो हम थोड़ा ट्रेनिंग में जब जो बेसिक मेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर हमारे पेशेंट आते हैं जो स्ट्रेस को लेकर, तो उनको हेल्प करते हैं कि कैसे आपको अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम रखने की कोशिश करनी है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो आएगा ही, स्ट्रेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट इफ यू हैंडल इट बेटर, इफ यू रिमेन प्रिपेयर्ड, तो you can handle, you can control it and prevent it from getting converted to a disorder, मतलब ताकि बीमारी ना बन जाए। तो ऐसा किया जा सकता है, of course, yes। जो डिप्रेशन से ग्रसित हैं या जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है, उनके लिए मेडिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है? Of course, इम्पोर्टेंट तो दोनों ही है। As far as medication is concerned, again, मतलब मेडिकेशन के बारे में बिना मैं जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग सर, क्या
डिप्रेशन सिर्फ मेडिकेशन से, ये ड्रग से, मेडिकल ड्रग से क्योर हो सकता है, या फिर अगर वो ना लें या फिर सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ पे या जिम जाए या एक्सरसाइज ज़्यादा करें उससे भी क्योर हो सकता है, या मेडिकेशन ज़रूरी है, या दोनों साथ चल सकते हैं? अगेन अब हमें डिप्रेशन टर्म लूजली नहीं यूज करना चाहिए। अगर किसी को एक्चुअली में डिप्रेशन है, मतलब बीमारी है, मतलब जो उसका क्राइटेरिया है उसको डायग्नोस करने का, वो एक डॉक्टर तो के साथ। जनरली सिम्टम्स क्या रहते हैं? व्हाट आर सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब जो कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं वो परसिस्टेंट उदासी। ऐसा नहीं कि मैं एक किसी वजह से उदास हूं या मैं ये किसी वजह से लो फील कर रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए तो मेरे को डिप्रेशन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम लक्षण 2 से 3 हफ्ते रहने चाहिए, कम से कम लगातार, ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ लक्षण रहने चाहिए जिसमें सिम्टम्स है उदासी, एक्सेसिव चिड़चिड़ापन, मतलब नॉर्मल से चिड़चिड़ापन, फटीग, थकान, मतलब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, उठने की हिम्मत नहीं है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज, मतलब जो करना मेरे को अच्छा लगता था, जिसको करने में मेरा मन लगता था, अब मेरा उसमें मन नहीं लग रहा है। उसके बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि मेरा फोकस नहीं लग रहा है किसी चीज में। ब्लीक आइडियाज अबाउट फ्यूचर, आइडियाज ऑफ होपलेसनेस, कि मतलब आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता, आगे मैं कैसे करूंगा, अपने बारे में नेगेटिव आइडियाज, आइडिया विच इज कॉल्ड आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस, कि मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में। आइडियाज ऑफ गिल्ट, कि मैंने कुछ गलत किया है लाइफ में। उसके बाद डिस्टर्ब स्लीप, डिस्टर्ब एपिटाइट, ये कुछ लक्षण है डिप्रेशन के। तो हम चेक करते हैं कि किस किस में कौन कौन से लक्षण है, वो लक्षण इनफ है या नहीं है कि हम डिप्रेशन डायग्नोस कर पाए। एक बार हमने डिप्रेशन डायग्नोस कर लिया, उसके बाद हम ग्रेडिंग करते हैं कि मतलब माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो जहां तक हमने दवाइयों की बात की, अगर डिप्रेशन मॉडरेट है या सीवियर है तो दवाइयां लेनी ही पड़ेगी, कुछ समय के लिए तो कम से कम लेनी ही पड़ेगी। क्या टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम तक लेनी चाहिए? दवाइयां 2 हफ्ते से 4 हफ्ते में काम करती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो पहला एपिसोड है, पहली बार हुआ है या दूसरी बार हुआ है, तो लोगों को 4 से 6 महीने का कोर्स देना पड़ता है ठीक होने के बाद भी, अगर मॉडरेट है या सीवियर है। अगर माइल्ड है तो वो थेरेपी से भी ठीक हो जाता है, ठीक है, उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं, पर्टिकुलर टाइप की थेरेपी करते हैं। सी एक्सरसाइज, जिमिंग वो मदद करती हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सरसाइज गलत है, इवन मेडिटेशन, लेकिन वो बीमारी को ठीक कर दें ऐसा बहुत रेयर है। अगर बीमारी प्रॉपर डेवलप हो गई है तो, अगर डे टू डे स्ट्रेस है तो हाँ वो उसमें हेल्प करेगी, लेकिन अगर बीमारी प्रॉपर आ गई है, प्रॉपर डायग्नोसेबल बीमारी है, मतलब इतने लक्षण है कि अब बीमारी का लेवल आ गया है, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होगी। खाली एक्सरसाइज और जिम या ऐसी चीजें कम काम करती है, और यूजफुल, दे आर वेरी यूजफुल, बट बीमारी को कंप्लीट ठीक कर दें ऐसा अनलाइकली होता है। कि अगेन थैंक्स टू ग्रेट रिसर्च डन पास्ट फ्यू इयर्स, अभी जो दवाइयां हैं वो बहुत सेफ है। ऐसा नहीं कि जैसे थोड़े से मिथ्स हैं पॉपुलेशन में कि दवाइयां एक्सेसिव नींद करती हैं, ऐसा नहीं है। दवाइयां बहुत वेट गेन कर देती हैं, या मेरे को आदी हो जाऊंगा दवाइयां, या मैं सोता रहूंगा सारा टाइम, या मेरे को इनका नशा रहेगा, ये सब मिथ्स हैं, ये सब गलत है। अगर आपको प्रॉपर बीमारी है तो बेटर टेक ट्रीटमेंट, व्हाटएवर इज बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू, वो आपका प्रोफेशनल बताएगा, साइकियाट्रिस्ट बताएंगे, साइकोलॉजिस्ट बताएंगे। लेकिन अगर बीमारी है तो यू शुड ट्रीट इट, यू ट्रीट एज अर्ली एज पॉसिबल। हम ट्रीटमेंट तो बहुत चीजों को लेते हैं, हर चीज में कभी ना कोई दवाई या कोई ना कोई सर्जरी या कोई ना कोई और चीज एडवाइस होती है। तो अगर ऐसा बीमार है तो उसमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोफेशनल है जो आपके साइकियाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट, आपको अच्छी एडवाइस देंगे, एंड मेडिसिन आर प्रीटी सेफ, वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ। थेरेपी लेना और मेडिकेशन लेने में कितना कोरिलेशन कितना है? जो थेरेपी ले रहा है वो मेडिकेशन भी ले सकता है, या फिर ये दोनों साथ साथ चलते हैं? गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ पे थेरेपी का रोल है और कहाँ पे मेडिकेशन का रोल है। अगेन जैसे मैंने बताया, अगर मतलब बीमारी का लेवल नहीं है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस या थोड़ा सा एक्सेसिव स्ट्रेस है, तो थेरेपी या इवन बेसिक काउंसलिंग भी हेल्प करती है, और बहुत बार दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर माइल्ड लेवल का है। लेकिन अगर मॉडरेट लेवल है कोई बीमारी, या कुछ बीमारियां ऐसे हैं कि जो माइल्ड है तब भी दवाइयां देनी पड़ती है, तो फिर दवाई लेनी चाहिए। एज फार एज कि दोनों को दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बीमारियों में दोनों ज्यादा हेल्प करती हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि दवाइयां भी ली जाए और थेरेपी भी ली जाए, वो भी हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारी बीमारियों में ऐसा एडवाइजेबल है गाइडलाइंस के द्वारा, एफडीए गाइडलाइंस के द्वारा, या फिर अमेरिकन गाइडलाइंस या यूरोपियन गाइडलाइंस या कनेडियन गाइडलाइंस या इवन इंडियन गाइडलाइंस, कि इस बीमारी में, इस कंडीशन में आपको थेरेपी भी लेनी चाहिए और दवाई भी लेनी चाहिए। कुछ बीमारियां हैं जिनमें दवाई ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, तो उसमें से दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई थेरेपी ले रहा है और उसके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के हिसाब से थेरेपी ही उसको काम करेगी, तो कोई हर्ज नहीं है। ऑफकोर्स थेरेपी अगर काम करेगी तो कंटिन्यू करें। सो क्या मोमेंट होता है कि आपको लग जाता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को
मेडिकेशन की ज़रूरत है, या कभी कभार आपको लगता है कि इसको मेडिकेशन की नहीं थेरेपी की ज़रूरत है, तो क्या व्हाट आर दोस 2 3 4 थिंग्स जो आपको लगता है कि हाँ इसको ये चीज़ वर्क करेगी, अगर इतना नहीं है, इतना सीरियस नहीं है तो उसको थेरेपी वर्क करेगी? व्हाट आर दोस थिंग्स? ऐसा एग्जैक्टली बताना तो मुश्किल है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस एंड इलनेस टू इलनेस एंड डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर कि बीमारी कौन सी है। कई बीमारियां होती है जिसमें मतलब शुरू से ही मेडिकेशन देनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। कई बीमारी होती है कि बहुत लेट तक हम मतलब उनको थेरेपी से बेटर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ अगर मैं बताना चाहूँ तो देयर इज टर्म्स कॉल्ड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, जहाँ पे ये लगता है कि सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग सिग्निफिकेंटली इम्पेयर हो गई है। मतलब उसका सोशलाइज करना, जो उसका डे टू डे इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है, डे टू डे काम है, और जो उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, मतलब जो भी वो काम करता है, जो भी वो जॉब करता है, वो सब अफेक्ट होना शुरू हो गया है। तो एक लगता है कि आप हाँ मेडिकेशन देने की जरूरत है, पर ये एग्जैक्ट आंसर नहीं हुआ। ये एग्जैक्ट आंसर तो केस टू केस की बीमारी एक्चुअल में है कौन सी, डिसऑर्डर है कौन सा, उस पर भी निर्भर करता है, और केस टू केस भी निर्भर करता है। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू शुड कंसल्ट समबडी, कंसल्ट सम मेडिकल प्रोफेशनल, देन दे कैन डिसाइड बेटर कि इनको क्या थेरेपी से बेटर हो जाएगा या मतलब मेडिकेशन से बेटर हो जाएगा, या दोनों चाहिए तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे, तो मतलब बेस्ट हेल्प करी जा सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस एंड डिसऑर्डर। आपके करियर में व्हाट इज द लॉन्गेस्ट दैट यू हैव प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू अ पेशेंट? कितने टाइम पे आपको डिफरेंस पता लगना स्टार्ट हुआ था? मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन स्टार्ट वर्किंग इन 10 days to 15 days। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन को काम करने महीने लग जाते हैं। बहुत सारी दवाइयां और बहुत सारी बीमारियों में लगभग 10-15 दिन में भी बहुत अच्छा फर्क आ जाता है। मतलब 10-15 दिन में ही पेशेंट को ऐसा लगने लग जाता है, फैमिली को ऐसा लगने लग जाता है कि पेशेंट बेटर हो गया है। और बहुत सारे केस में 20 दिन में, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते में बेस लाइन टच कर लेता है। बेस लाइन टच करने का मतलब कि जितना बीमारी शुरू होने से पहले उसकी एबिलिटी थी लगभग वहां पे पहुंच गया है, मतलब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये तो है कि इंप्रूवमेंट कितनी देर में आता है। तो 2 से 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में अच्छा खासा फर्क आ जाता है, पेशेंट बेटर हो जाता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन की मेडिसिन कितना टाइम चलानी है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगेन डिसऑर्डर और केस टू केस डिपेंड करता है। अगर पहला ही एपिसोड है कि मतलब पहली बार ही हुआ है, तो हम मतलब 4-6 महीने में दवाइयां बंद कर पाते हैं। बहुत सारे केसेस में हम इवन 50-60% केसेस में 4 से 6 महीने में दवाइयां बंद कर पाते हैं। बाकी बचे 40-50% केसेस में कितनी लंबी चलेंगी, ये उसकी बीमारी कौन सी है उस पर निर्भर करता है, और कितनी सीवियर थी, और पहली बार ही हुई है या लाइफ में दूसरी बार हुई है, इन चीजों पे निर्भर करता है। बहुत कम केसेस होते हैं ओवरऑल मेरी प्रैक्टिस में। मैं कहूंगा कि 10% केस ऐसे होते हैं जिनके में मेरे को लगता है कि अगर लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन दी जाए तो बेहतर है। ऐसे वो कौन से कंडीशन में होता है कि अब कुछ कंडीशंस होती है जैसे सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया या रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, बट बहुत 10% से भी कम है, सर 5-7% ही केस ऐसे होते हैं जिनमें मुझे लगता है कि बहुत लंबी 10 साल 15 साल मेडिकेशन देनी है, 20 साल मेडिकेशन देनी है, या कुछ 2-4% केस में लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन देनी है होते हैं। और आपने किसी को करा है लाइफ लॉन्ग? मेरी तो इतनी लाइफ हुई नहीं है कि मैं लाइफ लॉन्ग दूं। मैं तो खुद 10 साल से प्रैक्टिस में। हाँ, कुछ पेशेंट हैं जो 10 साल से ट्रीटमेंट पे हैं, पर उनकी दवाइयां टाइम पे कम होती जाती हैं। लास्ट में इतना लग जाता है कि बस एक गोली चल रही है। वो गोली इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे को पता है कि ये केस बहुत हाई रिस्क है कि इसका बीमार वापस आ जाएगा अगर मैं दवाई बंद कर दूंगा। जैसे रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया मैंने बोला कि मतलब जो स्किज़ोफ्रेनिया जो बेसिक मेडिसिन से काम नहीं करा, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, उसमें भी हम डोज कम करते जाते हैं, लास्ट में बिल्कुल छोटी सी डोज छोड़ देते हैं। ये तो आप खाते रहो, ये तो आप खाते रहिए, 3-3 महीने में दिखाओ, 2-2 महीने में दिखाइए, 6-6 महीने में दिखाइए, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कितना दूर से आता है। और फिर उस टाइम पे उसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि दवाई को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। बट अगेन मेडिसिन बहुत सेफ है, लगभग साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। कुछ छोटा मोटा आता है तो वो तो किसी दवाई का वो हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं, कोई एक आधी दवाई एडजस्ट करके इधर उधर। तो अब साइड इफेक्ट बहुत कम आते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन देनी पड़ती है। अगर देनी पड़ रही है तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वो इसलिए देनी पड़ रही है कि उसका फायदा ही हो रहा है, कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज के हिसाब से काम कर पा रहा है, अपनी नॉर्मल लाइफ जी पा रहा है। किसी बीमारी के साथ जीने से बेहतर है आप एक गोली खाते रहो। मेरे को स्पेक्स लगाए हुए 20-25 ईयर्स हो गए, ओके, लेकिन मैं अभी 25 साल से लगा रहा हूँ ना, तो ऐसा तो नहीं कि स्पेक्स मेरे को कुछ नुकसान कर रहे हैं, मेरे फायदे के लिए तो लगे हुए हैं। मैं अभी इन्हीं के थ्रू तो काम कर पा रहा हूँ। तो कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, ठीक है, बीमारी कौन सी है और कितनी सीवियर थी। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर काफी टाइम अपने मेडिकेशन लगाना स्टार्ट करो तो वो
ये बहुत यूज टू हो जाते हैं उस मेडिकल, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वो एक नेगेटिव चीज़ भी हो जाती है कि मेरे को ठीक लग रहा है, पर मैं बहुत एडिक्टेड हूँ, अब मैं बिना मेडिसिन के काम तो कर ही नहीं सकता हूँ। हाउ ट्रू इज दैट सर कि लोग एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट इन द सेंस कि वो उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, बिना मेडिकेशन वो काम कर ही नहीं सकते। एडिक्शन की डेफिनेशन है WHO के हिसाब से कि किसी चीज को मैं ले रहा हूँ उसको मुझे धीरे धीरे ज्यादा लेने की जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो 2 ड्रिंक लेता था, 2 ड्रिंक अल्कोहल की लेता था, अब वो 3 लेने पर नशा हो रहा है, 4 लेने लगा, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी। साइड इफेक्ट विड्रॉल सिम्टम कि अगर मैं नहीं ले रहा हूँ वो ड्रिंक तो कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो पहले से मेरे में नहीं थे। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शन के ये मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, और भी कुछ चीजें हैं इसमें। किसी को कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो वो उसका एडिक्टिव नहीं हो गया, ये कहना बिल्कुल गलत है। वो ट्रीटमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी मेन बीमारी कंट्रोल में रहे, ना कि उसको दवाइयों की आदत पड़ रही है, ना कि वो दवाइयों की वजह से ही उसको दवाई लेनी पड़ रही है, उसको उसकी बेसिक बीमारी की दवाई लेनी पड़ रही है। जैसे कि एक स्पेक्टिकल्स है, मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी बीमारी इसी के थ्रू ही ठीक रह रही है, मैं स्पेक्स के लिए एडिक्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। बीपी की मेडिसिन है, डायबिटीज की मेडिसिन है, बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिनकी मेडिसिन है, न्यूरोलॉजी के बहुत डिसऑर्डर होते हैं जिनमें मेडिसिन बहुत लंबी बहुत साल तक चलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान उस मेडिकेशन का एडिक्टेड हो गया, बल्कि वो दवाई उसको इसलिए नहीं पड़ रही है कि उसकी बीमारी कंट्रोल में रहे। अगर बीमारी वापिस आ रही है दवाई छोड़ने के बाद, तो वो दवाई छोड़ने की वजह से नहीं आई है, बल्कि बीमारी अंदर इतनी ही कंट्रोल हुई है कि वो दवाइयों से ही ठीक रह सकती है, तो वापस आई है, ना कि वो दवाई की वजह से बीमारी वापस आई है। जो रिहैब्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे भी रेकमेंड करे जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि मतलब इसको रिहैब में डालने की ज़रूरत है, तो उनकी सिवियरिटी, प्रॉब्लम की सिवियरिटी कितनी होती है कि आप उनको रेकमेंड करते हैं कि अब इनको रिहैब जाना ही पड़ेगा, मेडिकेशन पे होंगे और रिहैब जाना ही पड़ेगा? और रिहैब इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, और साइकियाट्रिस्ट क्यों रेकमेंड करते हैं रिहैब जाने के लिए? कितने साइकियाट्रिस्ट रिहैब के लिए रेफर करते हैं मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मैं ऑलमोस्ट किसी भी पेशेंट को रिहैब के लिए रेफर नहीं करता हूँ लास्ट 10 years में, ऑलमोस्ट किसी पेशेंट के लिए। व्हाई इज दैट सर? क्योंकि जरूरत नहीं होती है, क्योंकि देयर आर बेटर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। और एज फार एज रिहैब इज कंसर्न, कोई भी रिहैब नहीं खोल के बैठ सकता है। ठीक है, इंडिया में लॉज है, उत्तराखंड में खुद लॉज है, उत्तराखंड में मेंटल हेल्थ सोसाइटी है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल सोसाइटी, जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के हिसाब से चलती है। ठीक है, वो लॉ पार्लियामेंट में पास है, प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव्ड है। तो इंडिया में अगर किसी को भी एडमिट किया जाता है किसी को ऐसी जगह पे जो उसका घर नहीं है, वहां उसकी मानसिक बीमारी का ठीक करने के लिए रखा जा रहा है, तो वो उसी लॉ के हिसाब से रखा जा सकता है इंडोर पेशेंट के लिए जहाँ। तो अगर कोई रिहैब उस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो रिहैब गलत है। वहां पे मतलब क्या ट्रीटमेंट हो रहा है हमें नहीं आइडिया है, लेकिन इंडिया में रिहैब मतलब जहां पे भी एक मानसिक बीमार भी, चाहे वो नशे का बीमार है, उसको रखा जा रहा है कन्फाइन करके, जो उसका घर नहीं है मरीज का, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 अप्लाई हो जाएगा। और अगर वो रिहैब उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सही नहीं है, वो फॉलो करना जरूरी है, वो इनलीगल है एक्चुअली में। यूजुअली एज आई मेंशन, मैंने लास्ट 10-12 साल में शायद ही किसी पेशेंट को रिहैब के लिए रेफर किया होगा, कोई एक आधा केस अगर मेरे को याद आ रहा हो तो, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट्स को अगर घर वाले उसकी हेल्प कर रहे हैं, घर वाले उसका अगर मेडिकेशन की जरूरत है या थेरेपी की जरूरत है तो करवा रहे हैं, या अभी कभी अगर बीमार ज्यादा हो रहा है तो नॉर्मल जो हॉस्पिटल है जिसको कहते हैं जनरल हॉस्पिटल साइकेट्रिक यूनिट, मतलब किसी हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट होता है जहाँ पे अगर वो इंडोर में एडमिट करता है, तो अगर वहां पे कभी कभी कुछ दिन के लिए भर्ती करना पड़ता है, बहुत सीवियर केसेस में 2, 4, 5, 7 दिन के लिए, कभी कभी 15 दिन के लिए जा सकता है, तो यूजुअली इंप्रूवमेंट अच्छा खासा आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे साइकेट्रिस्ट रिहैब के लिए रेफर करते हैं, ये गलत है। अगर करते भी है तो वो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो भी एक ट्रीटमेंट, लेकिन वो रिहैब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के हिसाब से ही चल रहा होना चाहिए। उसमें साइकियाट्रिस्ट का क्या रोल है, साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, वो क्लियर है एक्ट के हिसाब से। अगर कोई रिहैब ऐसे ही चला रहा है तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मतलब अगर वो सिस्टम नहीं फॉलो हो रहा, अगर वो रियल नहीं है, अगर वो जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे, तो देयर इज नथिंग लाइक आई वुड लाइक टू से। बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट्स को रिहैब की जरूरत पड़ती है, हार्डली एनी। तो सर हम इनफैक्ट मैं एक पर्सनल एनेक्डोट भी शेयर करना चाहूँगा। मेरी एक फ्रेंड है, उसका ये हो गया आई थिंक 2 या 3 साल पहले की बात है, उसका कॉल आया एंड उसका कोई कज़न, ही वाज एडमिटेड इन अ रिहैब सेंटर इन देहरादून ओनली, एंड बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो गया था, ही डाइड इन द
रिहैब सेंटर एंड काफ़ी मतलब देयर वाज लॉट ऑफ आउटरीच आल्सो विद रिगार्ड्स टू दैट। और मैंने पता भी करवाया, मैंने पूछा भी क्या है। तो एक तो एडिक्शन का भी प्रॉब्लम था, ही वाज इनटू ड्रग्स एंड ऑल दैट, एंड मेंटली आल्सो ही वाज नॉट इन अ वेरी बैलेंस्ड फ्रेम ऑफ माइंड, तभी उसको एडमिट करना पड़ा था। इन सच केसेस हाउ रिस्पॉन्सिबल आर द डॉक्टर्स? ये इसका एक जब ऐसा है कि इसकी डेथ ही हो गई, उसको एक्चुअली देयर वाज इन हाउस उनका कुछ फाइट हुआ था एंड ही गॉट टॉर्चर्ड, उसको लड़कों ने मारा एंड इवेंचुअली ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, उसकी डेथ हो गई, मतलब मारा मारा पीटा और इंजरी काफी हो गई थी। तो ऐसे सिचुएशंस में डॉक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसी डॉक्टर ने ही रेकमेंड करा होगा ना कि आप इसको डी एडिक्शन सेंटर में डालो, रिहैब सेंटर में डालो, वहां से ठीक हो जाएगा। तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक दिस थिंग इज एज फार एज द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर्स इज कंसर्न्ड? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। वो जो भी केस था, बट मेरे को क्योंकि एग्जैक्टली केस पता नहीं है तो कमेंट करना भी बहुत मुश्किल है। बट जैसा मैंने कहा, रीहैब की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, 99.9% केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे रीहैब में एडमिशंस डॉक्टर्स नहीं एडवाइस करते हैं, साइकेट्रिस्ट नहीं एडवाइस करते हैं, कुछ करते होंगे मुझे पता नहीं है, बट हार्डली एनी, कोई भी नहीं एडवाइस करता है, बहुत सारे नहीं करते, कुछ का मैं कह नहीं सकता। अब उस पर्टिकुलर केस में एडमिशन डॉक्टर के कहने पे हुआ या नहीं हुआ, वो रीहैब डॉक्टर का था या नहीं था, तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी है, अगर किसी का रोल था उसमें, तो ऑफकोर्स उस पर तो मतलब जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है वो इसीलिए ही है कि रिहैब में क्या होना चाहिए। किसी भी रिहैब क्या कहीं पे भी पेशेंट को रखा जाता है, अगर मेंटल हेल्थ इलनेस के साथ रखा जाता है तो उसके साथ कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, मारना अलाउड है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मारना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एब्सोल्युटली इलीगल, एब्सोल्युटली ए क्राइम। कोई हरासमेंट अलाउड नहीं है। वहां पे साइकेट्रिस्ट की विजिट होनी चाहिए उस रिहैब में। अब वो उस रिहैब के ओनर कौन थे, तो वो तो रूल्स के हिसाब से ही उस पे एक्शन होगा। ऑफ कोर्स उसमें रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि रूल्स है, एक्ट है, पूरा पूरा लॉ है, इट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, तो उसके हिसाब से एक्शन होगा। बट मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि रिहेबिलिटेशन सेंटर को रेगुलेटेड होना चाहिए। कोई भी जाके रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल दे और किसी पेशेंट को उठा के ले आए और वहां पे उनको बंद करे 6 महीने कि हम उनका इलाज कर रहे हैं, ये रूल के साथ इलीगल है, कोई भी नहीं खोल सकता है। उसके खोलने के नॉर्म्स है कि वहां पे डॉक्टर आ रहा नहीं आ रहा, वहां पे साइकोलॉजिस्ट है या नहीं है, वहां पे क्या नर्सिंग है या नहीं है, वहां पे ट्रीटमेंट हो रहा नहीं हो रहा, वहां पे किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, वो पूरा लॉ में लिखा हुआ है। और वो लॉ थोड़ा थोड़ा अप्लाई भी हो रहा है, अभी स्टेज में है उत्तराखंड में अप्लाई होने में। आई होप कि वो जल्दी पूरा एप्लीकेशन हो जाएगा और इनका रेगुलेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे रिहैब सेंटर खोल रहा है, किसी में एडमिट कर रहा है कोई भी, वो इट्स ए वेरी डार्क स्टोरी। पर काफी डॉक्टर, मैं ये भी सुना कि काफी ऐसे फॉलो नहीं करते एंड उनकी काफी रिहैबिलिटेशन की जिसको बोलते हैं सेटिंग कर रखी होती है विद द पुलिस एंड एवरीबडी, विद डॉक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब मिलजुल के एक पूरा नेक्सस ही चल रहा होता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक यूर सेइंग व्हाट यूर सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये सही है कि नेक्सस है, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। यू आर इवेंचुअली प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। पेशेंट तो हॉस्पिटल में ही भर्ती होते थे, लेकिन हॉस्पिटल भी लॉस के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। कोई रूल्स है कि इस पेशेंट के लिए इसको इतने दिन रखा जा सकता है, इतने दिन से ज्यादा रखा तो सोसाइटी को इन्फॉर्म करना है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है कि हमें इनको 1 महीना हो गया रखा या 15 दिन हो गया अभी एडमिट है, तो आप जाके चाहे आप चेक कर लें। तो उनको चेक भी करना होता है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को, DMHA बोलते हैं, देहरादून की बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट मेंटल अथॉरिटी, कि 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इनको रखना 3 महीने हो गए, तो फिर उसके बाद डिस्चार्ज का अगर मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बोलती है तो उसको डिस्चार्ज करना जरूरी है। अथॉरिटी बनी तो हुई है, पर वो काम कर रही है नहीं कर रही है मेरे को नहीं पता, ठीक है, शायद नहीं कर रही है जैसा आप बता रहे हैं। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनना इंडियन लॉ के हिसाब से जरूरी है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मेंटल अथॉरिटी, जिसमें एक जज होते हैं, एक साइकेट्रिस्ट होते हैं, एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं, कुछ NGO के लोग होते हैं, कुछ केयर टेकर होते हैं, फैमिली केयर टेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हर सोसाइटी में, देहरादून की भी है, जिसका काम है ये देखना कि जो भी मरीज अगर कहीं भर्ती किया जा रहा है मानसिक बीमार का या नशे के बीमार का, तो वो वहां पे रूल्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, वहां पे साइकेट्रिक प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे, एब्सोल्युटली। तो और वो सजा भी दे सकती है, फाइन भी लगा सकती है, बंद भी करा सकती है, उसमें एक जज भी होता है। तो उनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि अगर कहीं पे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं या कहीं पे किसी को रखा गया है उसकी इच्छा के अगेंस्ट और उसमें रूल्स फॉलो नहीं हुए, तो उस सेंटर को बंद करा जा सकता है, फाइन करा जा सकता है।
सभी सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में जरूरी है। एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, एक स्टेट में होती है। उत्तराखंड स्टेट की मेंटल हेल्थ अथॉरिटी उत्तराखंड देहरादून में है पड़ी। सभी सेंटर्स को उसने रजिस्टर करना, उसका परमिशन लेना जरूरी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेंटल अथॉरिटी का पावर है कि वो चेक कर सकती है कितनी बार कौन सा मरीज भर्ती है, उसका इलाज ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। सभी रिहेबिलिटेशन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फिक्स टाइम के बाद, कहीं किसी पेशेंट के साथ 15 दिन, अगर फीमेल पेशेंट है तो इवन 7 दिन 3 दिन बाद अथॉरिटी को बताना डिस्ट्रिक्ट की हमने इस पेशेंट मरीज को भर्ती किया, आप चाहे तो आके चेक कर सकते हैं। उसके बिना वो भर्ती नहीं कर सकते रूल के हिसाब से। ग्राउंड पे रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये डिफरेंट इशू है। ठीक है, ये अगेन पॉलिसी मेकिंग का इशू है, ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का इशू है। और उसमें मतलब बहुत अच्छे से बनाई गई है अथॉरिटी। जो इंडिया के लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे लॉज बनाए हैं 2017 में, जिसमें मतलब ये सब रेगुलेशन करना ताकि किसी की राइट्स वायलेट ना हो, जो इलाज हो वो एक सही इलाज हो, एक ह्यूमेन इलाज हो। ठीक है, उसकी ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से इलाज हो, ये नहीं कि कोई भी इलाज हो कर। ठीक है, कि भाई इसको तो ये तो स्किज़ोफ्रेनिया के योगा करवा लो, या उस बीमारी में योगा काम ही नहीं करती है, वो तो साइंस बताएगी ना कि इस बीमारी में क्या काम करती है। नाउ इट कम्स टू नेक्सस, इज देयर अ नेक्सस बिटवीन that rehabilitation center and the local police station and the doctors also, maybe, of course, yes, absolutely. तो ये बिल्कुल ग्रे एरिया है। Men are susceptible, more susceptible to go through stress, anxiety and depression, and जो mental asylums भी होते हैं उसमें भी and rehabilitation center में उसमें men ज्यादातर जाते हैं ये mental problem की वजह से। ऐसा क्या, what is the reason? And women का रेशो बहुत ही कम है। मतलब आपके हिसाब से what is the reason that so many men suffer through depression, anxiety? You're right कि मतलब जो ज्यादा मरीज भर्ती होते हैं असाइलम्स में या मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स में पर से, तो वो ज्यादा मेन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रेवलेंस मेन में ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट प्रेवलेंस ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, लाइक एंजाइटी आर मच मोर इन फीमेल्स। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम ओपीडी में अगर डिप्रेशन के पेशेंट ज्यादा देखते हैं तो वो फीमेल्स ही होती है, एंजाइटी की फीमेल्स होती है, क्योंकि प्रेवलेंस उनमें हाई है। अगर एक्चुअल प्रेवलेंस का परसेंटेज बताऊं तो प्रेवलेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इज 22% इन फीमेल। मतलब ऑलमोस्ट हर 5 में से एक फीमेल को डिप्रेशन उसकी लाइफ में होने के चांस हैं। और मेन में इट इज अराउंड 13 to 14%। टोटल प्रेवलेंस इज अराउंड 17%। मतलब पूरी पॉपुलेशन में टोटल प्रेवलेंस, सिर्फ डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, सारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इज 17%। मतलब टोटल 17% होती है, जिसमें मतलब फीमेल्स में 22% है और मेल्स में अराउंड 13 to 14% है। लेकिन जिस बीमारियों के लिए ज्यादातर पेशेंट्स को भर्ती किया जाता है असाइलम्स में, वो बीमारियां एक्चुअली बराबर हैं। स्किज़ोफ्रेनिया तो मतलब बराबर है मेल में भी और फीमेल में। वो बीमारियां 1:1 है। डिप्रेशन और एंजाइटी ऑल द फीमेल्स में ज्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, मेनिया ये सब मेल्स और फीमेल्स से बराबर है। अब ये अगेन बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ज्यादातर भर्ती किया जाता है मेल्स को, क्योंकि शायद फीमेल्स को इग्नोर किया जाता है, उनका मानसिक बीमारी का इलाज उतना फास्ट नहीं करवाया जाता है, उनकी केयर उतनी नहीं करी जाती है। और तो बीमारी का प्रेवलेंस तो उतना ही है इंडियन स्टडीज के हिसाब से भी और फॉरेन स्टडीज के हिसाब से भी। जिन बीमारियों में भर्ती करना जरूरी होता है उनका प्रेवलेंस तो बराबर है, पर भर्ती ज्यादा मेल्स होते हैं क्योंकि फीमेल्स की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑब्वियसली कुछ डिसऑर्डर्स है जिनका प्रेवलेंस मेल्स में ज्यादा है, जैसे सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, नशे की बीमारियां, उनका डिसऑर्डर्स मेल्स में ज्यादा, तो उस वजह से ज्यादा भर्ती किया जाता है। जैसे अगर विमेन की भी बात करें, जैसे आपने को कितना 18% बोला था आपने, सिर्फ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का 22% है। अगर बाकी डिसऑर्डर्स मिलाए जाएं, एंजाइटी और वो, तो मच हायर, इवन अराउंड 35%। अगर अदर डिसऑर्डर्स जो कॉमन बीमारियां हैं, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी है या पैनिक डिसऑर्डर है या सोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, जिसमें मतलब फिजिकल बॉडी के लक्षण आते हैं, दिमाग के लक्षण नहीं आते हैं, कि मतलब यहाँ दर्द है वहां दर्द है या कि पेट ठीक नहीं है, वो भी ज्यादा फीमेल्स में प्रेवलेंट है। क्यों, व्हाई इज दैट सर, ऐसा क्यों? अगे ये पूरा इडियोलॉजिकल कॉज है कि इसका कॉजेस क्या है। इसमें बहुत सारे रिसर्च हुई है, उसमें जो रिजल्ट ये हैं, क्योंकि फीमेल्स में एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं, उनको सेक्स हार्मोन या सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दे इंटरेक्ट विद ब्रेन हार्मोन्स, तो इसीलिए उसमें प्रेवलेंस इतना ज्यादा है। कॉर्पोरेटाइजेशन इतना हो गया है इन द प्राइवेट सेक्टर, वर्क लाइफ बैलेंस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी हाई स्ट्रेस वर्क रहता है, लोगों के ऑफिस में लॉन्ग आवर्स काम कर रहे हैं, एंड ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स भी ज़्यादातर इसको ध्यान नहीं देते हैं, वो वर्क प्रेशर के नाम पे ही काम करा रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड यू सजेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर to take
care of when it comes to their employees? आप उनके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो आप एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए? आई रियली डाउट कि एम्प्लॉयर्स मेरी बात सुनेंगे। नहीं बिल्कुल, अगर मैं अपने उनको एडवाइस दूंगा तभी वो सुनेंगे, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सी दिस हैज टू बी रन बाय एम्प्लॉयमेंट लॉस। ठीक है, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, इवन गुड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में देयर इज लिमिट टू द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच वन कैन वर्क। वो बाय लॉ एप्लीकेबल है कि मतलब आप हफ्ते में 41 आवर्स है, कहीं पे 42 है, कहीं पे 36 आवर्स भी है, कहीं पे 32 आवर्स है, इतना ही काम ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द लॉज आर देयर इन इंडिया बट दे आर अगेन नॉट अप्लाइड, और unfortunately this kind of greed and race against time is not helping anyone. मेरे को लगता नहीं वो एम्प्लॉयर्स को भी कुछ फायदा कर रही है, बिकॉज फाइनल आउटकम तो उतना ही होगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय को मतलब उसका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर देंगे तो शायद उसका प्रोडक्टिविटी बेटर ही हो, और आप लंबे समय तक उसको अपने साथ रख सकते हैं, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर, सो देयर इज लॉट ऑफ shuffling also, people keep moving from one job to another. तो it is important कि आप excessive burden डालेंगे तो फिर वो he will get if he is good at his own work, so he will find a better job somewhere else. Maybe he may decide to move out of India. There are a lot of options abroad for good professionals and good white collar jobs you're talking about. But other than that, I will suggest you have to maintain the balance कि आप काम भी लें, आप इक्विवेलेंट सैलरी भी दें, और आप जो रूल्स हैं उस लेंथ उनको फॉलो भी करें जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मतलब थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड, और इट इज अप टू पॉलिसी मेकर्स टू मेक श्योर दैट रूल्स आर बीइंग अप्लाइड ऑन लैंड। बट डोंट यू थिंक सर कि इंडिया में मेंटल हेल्थ इशू इन द कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं, क्योंकि बाहर इन द वेस्टर्न कंट्रीज, इन यूएस, इन यूरोप एंड ऑल ऑफ दैट, they give a lot of importance to mental health of their employees and all that. Corporates वहाँ पे करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया does not take care of its employees mental health and the corporate sector की बात करो, इतना बात भी नहीं होती है इतना। पर in the West they have reduced the working hours of 5 day था, 5 day से 4 day कर दिया ना। So they take all of this into consideration when it comes to the mental health of their employees. इंडिया में ऐसा नहीं है। So why do you think, and क्या करना चाहिए? See, you have touched another very important topic about mental. अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो मेंटल बीमारियों के बारे में डिस्कस किया है, डे टू डे स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया है। अब एक और इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव है विच इज कॉल्ड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ क्या होती है। मान लीजिए कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, फिजिकल बीमारी नहीं है, तो मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, लेकिन मैं अपनी एबिलिटीज बढ़ा सकता हूँ। मैं मान लो कि मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, मैं उसके अलावा एक और काम शुरू करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट कोचिंग फॉर फुटबॉल। ठीक है, मैं 1 घंटा शाम को कोचिंग देना चाहता हूँ फुटबॉल, तो उसके लिए पहले मेरे को अपनी एबिलिटीज बनानी पड़ेगी, अपनी एथलेटिज्म बढ़ानी पड़ेगी, अपना रनिंग एबिलिटी, अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं वो भी अचीव कर सकता हूँ। उसी तरह पॉजिटिव मेंटल दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी प्रेवलेंट इन वेस्टर्न सोसाइटीज नाउ, स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स, कि हम एक इंसान की मेंटल वेलबींग इंक्रीज कर सकते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ओके, so that is why a lot of corporates in West and good Middle East countries are doing this. They are giving longer breaks to increase their productivity. Actually, it is not that by reducing the working hours or number of days per week they want to make a loss. Actually, they want to make a profit. Okay, obviously they also want to make a profit. It is not that they want to go into a loss. So it is all about positive psychology. Positive psychology is by doing some things we can achieve more from our mental health and our output of our brain. The important factors are again work-life balance, learning good social skills, good vocational skills, and a good atmosphere in your corporate, and motivation. Motivation has to come from pull and push theories, we call it. Pull theories की मतलब कोई ना कोई इंसेंटिव होता है उस कि ये करोगे तो then you have a next job. Next, correct. Okay, correct. So from this thing, corporates do want to achieve more, and again, unfortunately, India में जो corporate sector है तो ignorance about mental health is prevalent from base to top.
a very controversial statement from some very big entrepreneur, Mr. Murthy sir. Probably. Yeah, I'm 70. Very unfortunate. Very unfortunate. It is against the mental principles, against the principle of positive psychology. And some people have ability to work extra, but it's not that you have to include everyone to know this work. And it depends कि उसकी प्रोफाइल क्या है. कुछ लोग कम टाइम के लिए काम करके और ज्यादा टाइम अपना फ्री रख के बहुत अचीव कर लेते हैं. ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा. हाँ, तो देयर आर वेज. लेकिन आप किसी को फोर्स करके एम्प्लॉयमेंट लॉस ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, एक वर्क लाइफ बैलेंस किसी का ब्रेक कर रहे हो, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. इंडिया में एनीवे ट्रैफिक में इतना टाइम चला जाता है, तो वो काम करेगा, अपना घर देखेगा, अपना डेकोरस मेंटेन करेगा, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. सो वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. If an employer is trying to say destroys employees' work-life balance, it is not going to help employer at all. Okay. In fact, it is counterproductive for their organization, for them, and the conflict between employer and employee will keep on increasing, and it will be of no good to anyone. जो रिलेशनशिप होता है एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच में, इट्स वेरी सीक्रेट. एंड जो एक इमोशन होता है एम्पैथी जिसको बोलते हैं, एम्पैथी कितना इम्पोर्टेंट है सर? It goes without saying that it is very important. Of course it is. But I would like to say here कि empathy has to be differentiated from sympathy. ठीक है. अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उसको अलग तरह से ट्रीट करना आई विल नॉट एडवाइस कि इसको तो मानसिक बीमार है. ठीक है. इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल डिसऑर्डर. किसी को कोई भी बीमार है, हम हर बीमारी में किसी को थोड़ा सा केयर एक्स्ट्रा कर देते हैं, वो फैमिली की भी और ट्रीटिंग टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नॉट ओनली डॉक्टर्स बट से इवन नर्सेज हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं. सो इट इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. सो इट हैज टू ट्रीट लाइक दैट ओनली. ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा करके हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर लेंगे. सो यू हैव टू बी नॉर्मली, इट यू हैव टू बी ऑफ कोर्स केयरिंग, ठीक है, ऑफ कोर्स सपोर्टिव, बट शोइंग एक्सेसिव सिंपैथी और एक्सेसिव पिटीनेस I will not advise. One has to be very caring, as a family member should be, and as far as the professionals are concerned, so they have to be very professional in their work. They should know the basic ethics. Of course, everybody knows जो भी professional है. So that is important, but it is also important to know that mental disorders are like any other disorder. जैसे आँख का बीमार है, कान का बीमार है, पेट का बीमार है, टांग का बीमार है, वैसे ही ये हैं. वैसे जैसे जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप उनमें होता है, वैसे ही इनमें होता है. वैसे ही प्रोफेशनल हैज टू बी प्रोफेशनल, ए फैमिली हैज टू बी फैमिली. सो ऑल्दो इट इज इम्पोर्टेंट, बट यू हैव टू मेंटेन ए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, जो एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, जो केयर भी मेंटेन करनी है, वो सब इसमें भी करना होता है. ऑल द एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं एक रिलेशनशिप, एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के, वो फॉलो करने होते हैं. इसका मतलब है कि मेरा ओनली पर्पस एज ए डॉक्टर is to provide to benefit the patient, and not always मेरा only purpose is cause no harm. ठीक है, मेरे को ध्यान रखना कि मैं जो भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसमें कोई हार्म ना हो जाए. ठीक है. और मेरा only aim is to make sure that I am doing this for the benefit of the patient. This principle has to be followed, and ऐसा कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं है. I believe mental disorders are like any other disorder. वो सेम है, वो सारे तो बॉडी के अंग ही हैं. जैसे आंख को ठीक करना है, वैसे कान को ठीक करना है, वैसे दिमाग को ठीक करना है. और ये बीमारियां भी कॉमन है, वो भी कॉमन है. ये भी वैसे इसकी भी ट्रीटमेंट है, उसकी भी ट्रीटमेंट है. हम भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं सारे. So it's nothing ki we need to do anything extra. So before we leave, sir, any 4-5 pointers, any advice that you would want to give out to people to make sure that they have a better healthy lifestyle and have a better mental health? आप क्या advice करेंगे? We have discussed quite a bit, but what I would like to mention is have a healthy lifestyle. Good sleep is so important, so important. हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हम कम स्लीप लेकर ज्यादा अचीव कर रहे हो, बट इवेंचुअल पर्पस इज नॉट टू अर्न. इवेंचुअल पर्पस हैज टू गुड, पर्पसफुल, फ्रूटफुल, हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो उसके लिए स्लीप इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इज इम्पोर्टेंट. मेंटेनिंग अगेन वर्क लाइफ बैलेंस, वी हैव डिस्कस्ड दिस. डूइंग सम वर्क इज इम्पोर्टेंट. हैव 8 to 9 hours of work, then have time for yourself, your family, do something which you like to do, then eat healthy, avoid substances of abuse, and if there's anything, take help. Take profession. There's nothing wrong in it. Okay, these problems, the mental problems, are as important as any other physical problem, and are as easy to treat
as most. In fact, some physical problems are difficult to treat. A lot of physical problems are difficult to treat. You don't need any surgery to treat mental. You may need some mild psychotherapy or some mild medication also. They're easy to take help with it. Perfect, sir. What can I say, sir? Thank you. इतने दिन से हम कोशिश कर रहे थे to get in touch with you and to have you on the podcast. You made out time from your busy schedule. Thank you again. Thank you so much, sir. Thank you for having me. It will be pleasure to be here again. Thank you so much, sir. Thank you. तो गाइज ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर सुमित. आई होप यू एंजॉयड द पॉडकास्ट. आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, और अगर आपने ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय करी है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी. थैंक्स.